हेलो एवरीवन, लेट्स स्टार्ट आवर न्यू टॉपिक फाइंडिंग आउट अबाउट क्राफ्ट प्रोडक्शन। हमने पिछली वीडियो में अबाउट द टाउन प्लानिंग ऑफ मोहनजोदारो एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ लिया था। नाउ लेट्स स्टडी फाइंडिंग आउट अबाउट क्राफ्ट प्रोडक्शन। तो फाइंडिंग आउट अबाउट क्राफ्ट प्रोडक्शन में क्या है, आपको नाम से ही समझ आ रहा होगा। इसमें हम क्राफ्ट की बात करेंगे। और क्राफ्ट कहाँ की? हड़प्पन सिविलाइजेशन की। तो हड़प्पन सिविलाइजेशन की क्राफ्ट में क्या है, वहाँ पे ना सब स्पेशल सेटलमेंट्स होती थी, मतलब जिनको किसी स्पेसिफिक काम के लिए डेडिकेट किया जाता होगा। जैसे इसमें एक प्लेस का नाम है यहाँ पे चाहनुदारो। चाहनुदारो मतलब ये स्पेशली किसके लिए यूज़ होता होगा, किस चीज़ के लिए सेटलमेंट यूज़ होती होगी? ये शेल कटिंग, मेटल वर्किंग, सील मेकिंग एंड वेट मेकिंग। तो ये इन सब चीज़ों के लिए फेमस सेटलमेंट थी। तो और जब हम हड़प्पन सिविलाइजेशन में मटेरियल्स के बारे में बात करते हैं अबाउट मेकिंग द वीड्स, तो दे यूज़ अ डिफरेंट वैरायटी ऑफ स्टोन्स, जैसे कि जेस्पर, क्रिस्टल, स्क्वाड्स एंड स्टीटाइट। ठीक है, सब डिफरेंट तरह के वो बहुत सारे टाइप्स के स्टोन्स यूज़ करते थे, जैसे कॉपर, ब्रोंज और गोल्ड भी, शेल, फायंस, टेराकोटा, बंट, ये सब आपको नाम दिए गए हैं। कौन सा मटेरियल यूज़ करते थे? बहुत मटेरियल यूज़ करते थे। और उनको बनाने का टेक्निक भी जो थी वो डिफरेंट थी और डिफरेंट टाइप ऑफ शेप्स के बनाते थे, जैसे कि सिलेंड्रिकल, स्फेरिकल, बैरल शेप्ड और सेगमेंटेड। ये यहाँ पे बताया गया है कि वो डिफरेंट स्टोन से बनाते थे और डिफरेंट शेप के बनाते थे। और चाहनुदारो वो एक मेन सेटलमेंट थी किसकी? शेल कटिंग, मेटल वर्किंग और सील मेकिंग की और वेट मेकिंग की। ओके, नाउ लेट्स मूव फर्दर। और जो बीट्स थे वो डिफरेंट टेक्निक से बनाए जाते थे। और इसमें एक स्टोन के बारे में बताया गया स्टीटाइट, जो कि बहुत सॉफ्ट स्टोन था और उस पर काम करना बहुत ईजी था। और जब कोई सॉफ्ट स्टोन होता है हमें मोल्ड आसानी से कर सकते हैं। हार्ड स्टोन को इतनी आसानी से हम शेप नहीं दे सकते, बट जो सॉफ्ट स्टोन था तो इसलिए हम वो स्टीटाइट से ना डिफरेंट शेप्स बना पाते थे। ठीक है, तो इसमें स्टीटाइट के बारे में बताया गया। और एक और स्टोन के बारे में बताया कार्निलियन। कार्निलियन का जो येलो कलर था, मतलब कार्निलियन का रेड कलर था, वो कैसे आता था? पहले जो उसका येलोइश रो मटेरियल को था ना, उसको फायर करते थे, जिससे उसका कलर ना रेड हो जाता था। और नोड्यूल्स को भी पहले चिप किया जाता था ताकि वो अपनी फाइनल फॉर्म में आ सके। देन ग्राइंडिंग, पॉलिशिंग एंड ड्रिलिंग, ये सब प्रोसेस को कंप्लीट करते थे। ये ग्राइंडिंग, पॉलिशिंग एंड ड्रिलिंग कंप्लीटेड द फाइनल प्रोसेस। इफ़ यू लोकेट नागेश्वर एंड बालाकोट, जो ये थे ये भी स्पेशलाइज सेंटर्स थे are near the coast. These were specialized centers for making shell objects, including bangles, ladles, and inlay, which were taken to other settlements. ठीक है, अब आपको यहाँ पे क्या समझना है? जो नागेश्वर और बालाकोट था, these were specialized for making shell objects, including, मतलब ये सब shell objects यहाँ पे जो नागेश्वर और बालाकोट में क्या था, shell objects बनाई जाती थी। और फिर हमें से क्या पता लगता है, जो यहाँ पे ऑब्जेक्ट्स बनाई गई होती होगी या फिर जो क्राफ्ट बनाई जाती होगी यहाँ पे चाहनुदारो में या फिर बालाकोट में या फिर नागेश्वर में, फिर इनको हड़प्पा और अर्बन सेंटर्स जैसे कि मोहनजोदारो और हड़प्पा में लेके जाया जाता होगा। Now we are going to read about identifying centers of craft प्रोडक्शन। अब हमें सेंटर्स के बारे में कैसे पता चलता है, तो आर्कियोलॉजिस्ट कैसे पता लगाते हैं? जब वहाँ पे कोई लोग क्राफ्ट प्रोडक्शन करते होंगे तो वहाँ पे जब वो क्राफ्ट करते होंगे, कुछ छोटे छोटे पीसेस जब हम किसी चीज़ को कट करते हैं या फिर किसी चीज़ को फिनिशिंग देते हैं, तो छोटे छोटे माइनस्कल पार्टिकल्स ना वहाँ पे रह जाते हैं। या फिर जब कोई बड़ा वेस्ट मटेरियल निकलता है तो उससे छोटी चीज़ बना ले, जैसे यहाँ पे लिखा है समटाइम्स लार्जर वेस्ट पीसेस वर यूज अप टू, कुछ जो बड़े पीसेस हैं उनसे तो स्मॉलर चीज़ें बना ली, बट जो माइनस्कल मतलब छोटे छोटे बिट्स हैं वो वहाँ पे रह जाते हैं। तो उन्हीं सब चीज़ों से पता लगता है कि वो क्राफ्ट भी करते होंगे। और हमें इसके भी ट्रेसेस मिले हैं कि जो क्राफ्ट है वो हड़प्पा और मोहनजोदारो लार्ज सिटीज़ में भी होती थी। नाउ स्ट्रेटेजीज फॉर प्रोक्योरिंग रॉ मटेरियल। अब वो अपना जो क्राफ्ट करते थे उसके लिए रॉ मटेरियल भी चाहिए। वो रॉ मटेरियल चाहिए कहाँ से? कुछ चीज़ें तो लोकली अवेलेबल थी, जैसे कि जो इजीली अवेलेबल मिलने वाली चीज़ होती थी, जैसे कि क्ले, यहाँ पे लिखा है ये, जैसे कि वाइल सम सच एज क्ले वाज लोकली अवेलेबल, मैनी सच एज स्टोन, टिम्बर एंड मेटल हैड टू बी प्रोक्योर्ड फ्रॉम आउटसाइड द एलुवियल प्लेन। बट जो कुछ मेटल से मतलब जो कुछ चीज़ें होती हैं जैसे कि स्टोन और टिम्बर और मेटल वगैरह, वो हम बाहर से लाने पड़ते होंगे। कुछ तो लोकली अवेलेबल हो गई और कुछ उन्हें बाहर से लाना पड़ता होगा। नाउ जो टेराकोटा टॉय मॉडल्स मिले हैं हमें, टेराकोटा टॉय मॉडल्स जो हमें मिले हैं ऑफ बुलॉक कार्ट्स, यानी कि जो बुलॉक कार्ट्स के टेराकोटा मॉडल मिले हैं हमें, उनसे क्या पता चलता है कि वो बाहर से भी ट्रांसपोर्ट करते होंगे, बाहर से भी जाके सामान को लाते होंगे। और कुछ तो मटेरियल हो गया जो लोकली अवेलेबल हो गया, कुछ वो ट्रांसपोर्ट कर लेते हैं कैसे, मतलब बुलॉक कार्ट से। और कुछ एविडेंस ये भी मिला है कि वो रिवराइन रूट्स का भी यूज़ करते होंगे। नाउ मटेरियल्स फ्रॉम द सबकॉन्टिनेंट एंड बियॉन्ड। अब वो बाहर से सामान कैसे लाते थे या फिर कहाँ से लाते थे? द हड़प्पन्स प्रोक्योर्ड मटेरियल्स फॉर क्राफ्ट प्रोडक्शन इन वेरियस वेज। वो बहुत चीज़ों का यूज़ करते थे, मतलब अपना सामान लाने के लिए। और वो कुछ जगह ऐसे बनाते थे जहाँ पे उनको, मतलब कुछ सेटलमेंट्स ऐसे होती थी जहाँ पे रॉ मटेरियल था वो ईजिली अवेलेबल था, जैसे कि नागेश्वर और बालाकोट। इन एरियाज में शेल जो था वो इजीली अवेलेबल था। और शोरतुगाई में वो वहाँ पे एक बहुत अच्छा सोर्स था लेपिस लेजुली का। लेपिस लेजुली क्या है? एक ब्लू स्टोन है जो बहुत ज़्यादा हाईली वैल्यूड है। और लोथल क्या है? बहुत वहाँ पे भी अच्छे सोर्सेज है कार्निलियन के। और फिर वो मंगाते थे स्टीटाइट मंगाते होंगे वो साउथ राजस्थान से या फिर नॉर्थ गुजरात से, और मेटल मंगाते होंगे वो राजस्थान से। और कुछ अदर स्ट्रेटजी है सेंड एक्सपीडिशंस, मतलब लॉन्ग जर्नी करके वो खुद मटेरियल लाते होंगे एक्सपीडिशंस करके। और जब वो वहाँ पे जाते होंगे तो वहाँ पे उनकी लोकल कम्युनिटी से बातचीत भी होती होगी। ठीक है, और तो occasional finds of Harappan artifacts such as steatite microbeads in these areas are indications of such contact। ठीक है, तो हमें कुछ माइक्रोबीड से इन एक्सपीडिशंस का पता भी लगता है। There is evidence in the Khetri area for what archaeologists call the Ganeshwar Jodhpur culture with its distinctive known Harappan pottery and an unusual wealth of copper objects। हमें खेतरी रीजन से गणेश्वर जोधपुर कल्चर के भी एविडेंस मिलते हैं जहाँ पे हमें ये हमें कैसे पता चलता है? वहाँ पे कॉपर ऑब्जेक्ट्स के मिलने से। ओके, और हमें से पता लगता है कि जो वहाँ के खेतरी रीजन के जो लोग होते होंगे वो हड़प्पन्स को कॉपर भी सप्लाई करते होंगे। नाउ
सेकेंड, कॉन्टैक्ट विद डिस्टेंट लैंड। यहाँ पे हमें पता चल गया कॉपर को वो मतलब कॉपर क्या रॉ मटेरियल को वो कैसे प्रोक्योर करते होंगे। एक तो जो उनको लोकली अवेलेबल होगा, ओके। और सेकंड पॉइंट में हम लिख सकते हैं जो वो अपने लिए टेराकोटा टॉय मॉडल्स यानी कि ब्लॉक आर्ट से लाते होंगे। टेराकोटा टॉय मॉडल्स नहीं लिखना, ब्लॉक आर्ट्स लिखेंगे, ब्लॉक आर्ट से लिख सकते हैं। और थर्ड लिख सकते हैं रिवराइन रूट्स का भी यूज़ करते होंगे। और थर्ड हम लिख सकते हैं कि वो एक्सपीडिशंस का यूज़ करते होंगे। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट लिख सकते हैं कि वो अपनी सेटलमेंट्स जो थी वो वहीं पर ही बनाते थे जिन एरियाज़ में रॉ मटेरियल इजीली अवेलेबल था। और फिर हम सेकंड पॉइंट लिख सकते हैं एक्सपीडिशंस। एंड नाउ विद डिस्टेंट लैंड, वो दूर एरिया से अपना रॉ मटेरियल कैसे प्रोक्योर करते होंगे। नाउ लेट्स स्टडी दिस कॉन्टैक्ट विद डिस्टेंट लैंड। आर्कियोलॉजिस्ट ने सजेस्ट किया है जो वहाँ पे हमें जो कॉपर है वो ओमान से लाया जाता होगा। इसके हमें एविडेंस मिले हैं कि जो केमिकल एनालिसिस हैव शोन दैट बोथ द ओमानी कॉपर एंड हरप्पन आर्टिफैक्ट्स हैव ट्रेसेस ऑफ निकल। जो ओमानी कॉपर है और जो हरप्पन आर्टिफैक्ट है दोनों में निकल के ट्रेसेस मिले हैं, यानी कि क्या पता वो अपना जो कॉपर है वो ओमान से लाते हो, इसमें ही है। Suggesting a common origin. There are other traces of contact as well. A distinctive type of vessel, a large Harappan jar coated with a thick layer of black clay. जो एक वेसल है उसको ब्लैक क्ले से कोट कर देते थे हरप्पा में। हमें उसके एविडेंस कहाँ मिले हैं, ओमन में। क्या पता वो जो उस वेसल के बदले में वो वहाँ से कॉपर एक्सचेंज करते हों। और बट हमें ये नहीं पता उस वेसल में कोटिंग इसलिए की जाती, ये पता है कि कोटिंग इसलिए की जाती थी जो उसका लिक्विड है वो बाहर ना आ सके। बट ये नहीं पता उस वेसल में ऐसा क्या लिक्विड रखते थे। मेसोपोटामियन टेक्स्ट डेटेबल टू द 3rd मिलेनियम BC रेफर टू कॉपर कमिंग फ्रॉम अ रीजन कॉल्ड मगन। जो मेसोपोटामियन टेक्स्ट है वो कहते हैं जो कॉपर थे वो मगन एरिया से लाते थे। पर हैज नेम फॉर ओमन, जो मगन है वो ओमन का ही क्या पता दूसरा नाम हो। एंड इंटरेस्टिंगली इनफ कॉपर फाउंड एट मेसोपोटामियन साइट। और हमें इनफ कॉपर के एविडेंस मिला है फ्रॉम मेसोपोटामियन साइट जिसमें निकल के भी एविडेंस है। तो क्या पता वो ओमन से ही लाते हो हरप्पन सिविलाइजेशन के लोग। अदर आर्कियोलॉजिस्ट फाइंड सजेस्टिव ऑफ लॉन्ग डिस्टेंट कॉन्टेक्ट्स इंक्लूड हरप्पन सील्स, weights, dice, and beads. In this context, it is worth noting that Mesopotamian text mentions contact with regions named Dilmun, Magan, and Nirva, possibly the Harappan region. तो हमें सबसे क्या मिलता है, एविडेंस मिलता है कि वो वहाँ से चीज़ मतलब कॉपर का एक्सचेंज करते होंगे। और बहुत सारी चीज़ें लिखी हैं कि वहाँ से वो कार्निलियन, जैसे कि मेहलुआ से वो कार्निलियन, लैपिस लेजुली, कॉपर, गोल्ड, इन सब का भी एक्सचेंज करते होंगे। इट इज़ लाइकली दैट कम्युनिकेशन विद ओमन, बहरीन और मेसोपोटामिया वाज बाय सी। बिकॉज ये माना जाता है कि जो मेसोपोटामिया का वहाँ से कम्युनिकेशन है वो बाय सी होता होगा, क्योंकि हमें किसके एविडेंस मिले हैं, सील्स में हमें बोट्स और शिप्स के एविडेंस मिले हैं। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर, सील्स, स्क्रिप्ट्स एंड वेट्स। जो हमें अब आपको ये तो पता है जो वहाँ की स्क्रिप्ट है वो अब तक अनडेसिफर्ड है। हमें ये जो वहाँ से हरप्पन सिविलाइजेशन से साइन बोर्ड मिला है दैट इज़ अनडेसिफर्ड टिल नाउ, बट ये जो है सबसे बड़ा साइन बोर्ड है, ठीक है, इसमें साइन बोर्ड है ये एक। अब नाउ कमिंग टू द सील्स, स्क्रिप्ट्स एंड वेट। सील्स एंड सीलिंग्स वर यूज्ड टू फैसिलिटेट लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशंस। Imagine a bag of goods being sent from one place to another. Its mouth was tied with rope, and on the note was affixed some wet clay on which one or more seals were pressed, leaving an impression. If the bag reached with its sealing intact, it meant that it had not been tampered with. यानी कि इसमें क्या है, सील्स और सीलिंग्स किसके लिए यूज़ किए जाते हैं, मेनली लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन के लिए, ताकि वो अपना सामान, जैसे मानो उन्होंने अपना सामान भेजा कोई भी और उस पर उन्होंने सील लगा दी, ठीक है। अब वो अगर वहाँ पे सील खराब नहीं हुई, वो इंटैक्ट पहुँच गई, यानी कि सामान बीच में किसी ने नहीं छेड़ा। अगर वो टूट गई मतलब किसी ने बीच में सामान छेड़ा होगा, बट अगर वो बिल्कुल सही सलामत पहुँच जाती है यानी कि बीच में सामान बिल्कुल किसी ने नहीं छेड़ा। नाउ एनिग्मेटिक स्क्रिप्ट, एनिग्मेटिक मतलब अब तक वो अलग, अब तक डेसिफर्ड नहीं हुई, अनडेसिफर्ड। Harappan seals usually have a line of writing probably containing the name and title of the owner. जो हरप्पन सील्स पे वो क्या लिखते होंगे, नेम और टाइटल क्या है ओनर का। Scholars have also suggested that the motif, generally an animal, conveyed a meaning to those who could not read. यानी कि वहाँ पे कुछ सिम्बल्स भी बनाते होंगे वो लाइक एनिमल के, जो लोग मेनली रीड नहीं कर पाते थे, तो समझ आ गया, उनके लिए ही एनिमल्स बनाए जाते थे। और जो लॉन्गेस्ट डिस्क्रिप्शन था वो 26 साइंस का था। जो हरप्पन स्क्रिप्ट थी वो अल्फ़ाबेटिकल नहीं थी, उसमें सिंबल्स थे, साइंस थे बहुत सारे। कभी कभी वो 375 एंड 400 के बीच में भी रन। और ये है कि जो उनकी स्क्रिप्ट है वो राइट से लेफ़्ट लिखते होंगे, यानी कि राइट से वो लोग राइट से लेफ़्ट लिखते थे। ये हमें कैसे पता चला है, क्योंकि जो लोग जब वो राइट से लिखना शुरू करते थे ना, तो राइट में तो ज़्यादा से ज़्यादा स्पेस आ जाता था, और लेफ़्ट पे आते आते जगह कम पड़ जाती होगी, तो छोटा छोटा क्रैम्प करके लिखते होंगे, कम कम स्पेस देके। तो इससे हमें पता चलता है एक तो उनकी साइंस थी, अल्फ़ाबेटिकल नहीं थी उनकी राइटिंग, और वो साइंस में लिखते थे राइट से लेफ़्ट, ओके। और वो वैरायटी ऑफ ऑब्जेक्ट्स पे लिखते थे, मतलब बहुत जगहों पे लिखते थे, जैसे कि सील्स पे, कॉपर्स पे, टूल्स पे, रिम्स ऑफ जार्स, कॉपर एंड टेराकोटा टेबल्स, ज्वेलरी, बोन रोड्स और एंशियंट साइन बोर्ड पे भी। और कभी कभी तो वो पेरिशेबल मटेरियल, यानी कि जो पेरिशेबल मतलब जो थोड़ा टाइम के बाद ख़राब हो जाते हैं, उन मटेरियल्स पे भी लिखते थे। अब हमें उनकी राइटिंग समझ आ गई। अब उनका वेट सिस्टम क्या था, उनका एक बहुत ही प्रिसाइज यानी कि अच्छा सिस्टम था, जो कि एक स्टोन से बनता था, उसे बोलते हैं, स्टोन को बोलते थे चर्ट। वो कैसी शेप में था, क्यूबिकल, उस पर कुछ मार्किंग्स नहीं होती थी। जो लोअर डिनोमिनेशंस थी वो बाइंड्री होती थी, और जो बड़ी डिनोमिनेशंस थी वो डेसिमल सिस्टम में होती थी। और मेटल स्केल पेन्स भी हमें हरप्पन सिविलाइजेशन से मिले हैं। नाउ एंशियंट अथॉरिटी मतलब जब हरप्पन सिविलाइजेशन इतनी बड़ी सिविलाइजेशन थी, तो उस पर अथॉरिटी किसकी थी, उस मतलब रूलर्स कैसे थे वहाँ के।
Now, there are implications of complex decisions being taken and implemented in हरप्पन सोसाइटी. मतलब जब इतनी बड़ी सोसाइटी थी तो उस पर कुछ डिसीजंस भी तो होते थे. हु ऑर्गेनाइज दीज एक्टिविटीज़, इन एक्टिविटीज़ को करता कौन था. आर्कियोलॉजिस्ट को एक बिल्डिंग के और एक प्रीस्ट किंग के एविडेंस मिला है. प्रीस्ट किंग तो उन्होंने मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन का सिमिलर लगता है, बट इससे हमें कुछ पता नहीं लग पाया कि वहाँ का असली रूलर्स कौन थे. यानी कि सबकी अपनी अपनी अलग अलग वो है थिंकिंग है कि कुछ कहते हैं सम आर्कियोलॉजिस्ट आर ऑफ द ओपिनियन दैट हरप्पन सोसाइटी हैड नो रूलर्स. सब इक्वल स्टेटस एंजॉय करते थे, वहाँ पे कोई किंग ही नहीं था, तो सबका इक्वल स्टेटस था. कुछ तो ये कहते हैं, कुछ कहते हैं कि हर सेटलमेंट का अपना अपना, जैसे अलग सेटलमेंट मोहनजोदारो अलग और अलग अलग सेटलमेंट्स सबका अलग अलग किंग था, अलग अलग रूलर था. तो सम सेज दैट कि वो एक जहाँ पे सब कुछ सिमिलर था, एक सिंगल स्टेट था जिसमें सब चीज़ की सिमिलैरिटी थी, आर्टिफैक्ट्स की सिमिलैरिटी थी, सब स्टैंडर्डाइज रेशो ऑफ ब्रिक था और सारी सेटलमेंट्स रॉ मटेरियल के नियर बनाई जाती थी. एंड सम सेज दैट दे फॉलो अ डेमोक्रेटिक सिस्टम. तो सबका अपना अपना एक थिंकिंग है, बट अभी तक ऐसा कुछ पता नहीं है क्लियरली कि वहाँ पे असलियत में कौन रूल करता था. Now, the end of the civilization. There is evidence that by 1800 BC, most of the mature Harappan sites in regions such as Cholistan had been abandoned. इतने एविडेंसेस मिले हैं कि 1800 BC तक जो हरप्पन सिविलाइजेशन है वो ऑलमोस्ट ख़त्म हो गई थी. इसमें भी सबके अपने अपने रीजन से अलग अलग, कुछ कहते हैं कि नेचुरल डिज़ास्टर्स की वजह से, कुछ कहते हैं आर्यंस के इन्वेजन्स की वजह से वो ख़त्म हो गई थी. Simultaneously, there was an expansion of population into new settlements in Gujarat, Haryana, and western Uttar Pradesh. In the few Harappan sites that continue to be occupied after 1900 BC, there appears to have a transformation of material culture. अब हमें पता कैसे चलता है जो हरप्पन सिविलाइजेशन है वो एंड हो रही थी बिकॉज ऑफ द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द मटेरियल कल्चर और मतलब डिसअपियरेंस ऑफ द आर्टिफैक्ट्स. जो उनका आर्टिफैक्ट्स थे वो डिसअपियर हो रहे थे, जैसे कि वेड सील्स, स्पेशल बीड्स, जो उनकी ये सब चीज़ें थी वो डिसअपियर हो रही थी. इससे हमें पता चलता है कि जो हरप्पन सिविलाइजेशन है वो ख़त्म हो रही थी. राइटिंग, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड एंड क्राफ्ट स्पेशलाइजेशन ऑल्सो डिसअपियर्ड. ये सब भी उनका ख़त्म हो गया. इन जनरल फार फ्यूअर मटीरियल्स वर यूज टू मेक फार फ्यूअर थिंग्स. हाउस कंस्ट्रक्शन टेक्निक्स, डेट्रॉयटेड एंड लार्ज पब्लिक स्ट्रक्चर्स वर ऑल्सो नो. जो उनका हाउस कंस्ट्रक्शन टेक्निक्स थी और जो वो लार्ज पब्लिक स्ट्रक्चर्स बनाते थे, अब वो भी नहीं बना रहे थे. तो इससे हमें पता चलता है जो हरप्पन सिविलाइजेशन और ख़त्म हो रही थी और इसके जो बाद वाला पीरियड आ रहा था इसको बोलते थे लेट हरप्पन और सक्सेसर कल्चर्स. सम सेज दैट ये सब नेचुरल डिजास्टर्स की वजह से हुआ, जैसे कि फ्लड, डिफॉरेस्टेशन वगैरह. बट इतना बड़ा जो डिसअपियरेंस हुआ कि पूरी सिविलाइजेशन का हो गया, वो सिर्फ नेचुरल डिज़ास्टर्स की वजह से हुआ या फिर कोई कुछ और भी रीजंस थे. यहाँ पे तो हमें बताया गया है सिर्फ अबाउट द कि उनका जो डिसअपियरेंस हुआ है यहाँ पे वो नेचुरल डिज़ास्टर्स की वजह से हुआ है. एंड अगर आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे हमें बताया गया है आर्यन इन्वेजन के बारे में. आप इसको रीड कर सकते हो, वरना लिख भी सकते हो कि ड्यू टू आर्यन इन्वेजन और ड्यू टू नेचुरल डिज़ास्टर द एंड ऑफ द civilization. Now we will read the discovering the Harappan civilization in the next video. Thank you. Please do subscribe the channel if you like the content.